हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम 6 क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सारे चैप्टर्स करने जा रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इतनी इम्पोर्टेंट जिससे आपका बेस स्ट्रोंग हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम सौर मंडल में पृथ्वी को करेंगे, उसके बाद हम ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर करेंगे। फिर तीसरा पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत और भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो एनसीईआरटी को करने का आपके लिए फ़ायदा क्या होगा कि आपका बेस स्ट्रोंग हो जाएगा। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने में काफ़ी आसानी महसूस करेंगे, उसको इजी तरीके से आप समझ पाएंगे। ये बाइलिंगुअल होगी और ये यूट्यूब पर इस तरीके का शायद ही कोई वीडियो बना रहा होगा बाइलिंगुअल। और ये जो पीडीएफ है ये एनसीईआरटी की है, तो ऑथेंटिक सोर्स है, ये कोई इधर उधर से उठाया हुआ सोर्स नहीं है। तो आइए हम बच्चों करते हैं पहला चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी और द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इन इंग्लिश। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं इसको पूरा नहीं आपको बताऊंगा बच्चों, क्योंकि पूरा बताऊंगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपको बोरियत भी महसूस होगी, क्योंकि रील्स का ज़माना, शॉर्ट्स का ज़माना है, तो बच्चे शायद ही इतनी देर तक रुक पाए। मैं कोशिश करूँगा कम से कम समय में आपको समझा पाऊँ। तो सौर मंडल में पृथ्वी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सौर मंडल होता क्या है, उसमें पृथ्वी की भूमिका पढ़ेंगे। सौर मंडल्स किससे मिलकर के बना होता है? जैसे कि ये देखो, ये पूरा हमारा सौर मंडल है। ये क्या है? हमारा सौर मंडल ही है। तो सौर मंडल के केंद्र में हमारा सूर्य है और उसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, जो कि जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। और सौर मंडल जो है ये गैलेक्सी का पार्ट है और कई सारे गैलेक्सी मिल करके यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का निर्माण कराते हैं, जो कि अज्ञात है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे और ग्रहों की स्थिति के बारे में जानेंगे, कौन सा बड़ा है, कौन सा सबसे नज़दीक है, सबसे अंतिम का कौन सा है, प्लूटो को अब ग्रह क्यों नहीं कहा जाता, वगैरह वगैरह। तो आपने आकाश को देखा होगा, वहाँ पर आपको कई सारे खगोलीय पिंड आपको नज़र आते होंगे, जैसे कि तारे, ग्रह, सूर्य, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स। तो जब भी आप देखते हैं तो चंद्रमा आपने देखा होगा। तो चंद्रमा पुराने ज़माने में लोग, जब चंद्रमा पूरी तरह से चमकता था गोल इस तरीके की आकृति में, तो उसको पूर्णिमा कहा जाता था। और जब 15 दिन बाद जब वो नहीं दिखता था तो उसका अमावस्या कहा जाता था। पूर्णिमा को फुल मून कहा जाता है इंग्लिश में, और अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और आकाश में, अंतरिक्ष में जितनी भी हमारी चीज़ें दिखाई देती है वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं, जिसमें से कई ग्रह हो गए, तारे हो गए, उल्काएँ हो गई, क्षुद्र ग्रह हो गए और अन्य चीज़ें। वो सभी क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ है, खगोलीय पिंड है। हिंदी में खगोलीय पिंड कहते हैं और इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात, समझने वाली बात यह है कि कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं और गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, तो वो बड़ी मात्रा में इसको उत्सर्जित करते हैं, तो उसको तारा कहा जाता है, स्टार्स कहा जाता है इंग्लिश में। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारे पास टोटल 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो जिस प्रकार से आपके माँ बाप ने जो भी नाम रखा होगा, सोनू, मोनू, सीता, गीता, राहुल, मोहित, बबीता, जो भी आपका नाम रखा होगा, रहमान, रहीम, जो भी है, तो उसी प्रकार से इन खगोलीय पिंड जो है इसका भी नामकरण करने के लिए कोई ना कोई तो माँ बाप होगा। तो उस माँ बाप का नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये याद रखना है।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही खगोलीय पिंडों का नामकरण करता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम तेजी से करते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये कवर हो जाए। ये देखो ध्रुव तारा, जब हमारे पास घड़ियां मौजूद नहीं थी, यानी समय देखने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के यंत्र वगैरह नहीं थे, तो ये खगोलीय पिंडों की मदद से ही हम अपने समय को निर्धारित करते थे। तो ये देखो ध्रुव तारा, इसको पोलर स्टार कहा जाता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में ही मौजूद रहता है, उपलब्ध रहता है, स्थित रहता है। तो जब भी हम इसको ध्रुव तारा की स्थिति पता लगा लेते हैं, तो यानी हम किस तरफ जा रहे होते हैं, उसकी तरफ जा रहे होते, तो यानी उत्तर दिशा की ओर जा रहे होते, तो लेफ्ट साइड हमारा पश्चिम और राइट साइड पूरब दिशा कहलाता था, और ठीक उसका उल्टा दक्षिण दिशा कहलाता था। तो इस तरीके से अपने दिशाओं का अनुमान लगाते थे पुराने जमाने के लोग। अब ये देखो 7 तारों का समूह है, इसको सप्तऋषि कहा जाता है, और तारों के समूह को नक्षत्र मंडल इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। तो तारों के समूह का भी नाम है, जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर, ये तारों का समूह है। इस तारों का समूह का जो पार्ट है, ये सप्तऋषि, अर्सा मेजर या बिग बियर का ही पार्ट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आगे अगर हम बात करें तो ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। दिशा का निर्धारण करने के लिए ये पहले के लोग इसका इस्तेमाल करते थे। अब कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जैसे कि ग्रह। तो ग्रह क्या है, हमारे पास 8 है, इसके पास अपनी कोई भी ऊष्मा को उत्सर्जित करने का कोई भी इसके पास विशेषता नहीं होती, यानी इसका अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये अपनी ऊष्मा किससे प्राप्त करता है, सूर्य, जो कि इस सौरमंडल का एकमात्र स्रोत है। यानी जीवन का मुख्य स्रोत किसको कहा जाएगा, सूर्य को कहा जाएगा। सूर्य से ही जीवन संपन्न है। ओके, सूर्य एकमात्र स्रोत, अगर ये ऊर्जा नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता, अंधकार में क्या ही जीवन पनपेगा। ओके, पृथ्वी के पास सबसे नजदीक का तारा ही सूर्य कहलाता है। सूर्य सबसे नजदीक का तारा है, ये भी आप याद रखना है। अब आते हैं एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स, यानी क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड क्या होता है। तो ये देखो बच्चों, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको नोट डाउन कर लेना अच्छे तरीके से। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं पूछेगा, वो फिर दोबारा पूछ सकता है, जरूर पूछेगा वो। ओके, तो ये देखो, ये हमारा सूर्य है, नजर आ रहा होगा आपको। ये देखो कुछ इस तरीके से ये सूर्य है। तो सबसे नजदीक हमारा मरकरी है, फिर वीनस है, वीनस यानी शुक्र ग्रह, सॉरी तो दूसरा ग्रह हमारा वीनस यानी शुक्र ग्रह, फिर तीसरा हमारा जो है वो अर्थ है यानी पृथ्वी है, फिर चौथे पे हमारा मंगल ग्रह है, और जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में ही क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। और ये एस्ट्रॉइड पता क्या होते हैं, ये जो हमारे ग्रह जिस समय इसका निर्माण हो रहा था ना, तो उसके अवशेष उस समय अंतरिक्ष में छितर गए थे। तो ये क्या हुआ कि जो सूर्य की जो आकर्षण बल है उसने इसको परिक्रमा करने पे मजबूर कर दिया, और ये यहाँ पे जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में एक पट्टी के रूप में हमें दिखाई देती है क्षुद्र ग्रह। और ये इनकी स्थिति जरूरी नहीं कि केवल यहीं पे हो, और भी ब्रह्मांड में कई जगह हो सकते हैं। मेट्रॉइड्स और क्षुद्र ग्रह में अंतर क्या है कि क्षुद्र ग्रह में अपना ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन जो मेट्रॉइड्स होते हैं जब भी ये पृथ्वी के संपर्क में आते हैं, उस वायुमंडल के संपर्क में आते हैं, तो ये प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं, घर्षण से प्रकाश उत्पन्न करने लगते हैं, और ये जल जाते हैं। पूर्ण रूप से जब जल जाते हैं तो भस्म हो जाते हैं, और जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो एक महाविस्फोट तरह की आवाज़ आती है, और वहाँ पे गड्ढा उत्पन्न कर देता है। तो पृथ्वी का जीवन तो बहुत लंबा है, तो कई सारे गड्ढे जो हमें क्रेटर के रूप में दिखाई देते हैं वो उल्का पिंड द्वारा ही किए गए हैं। तो इसकी स्थिति याद रखना, सबसे
लंबा समय जो लेगा वो नेपच्यून लेगा, सबसे कम समय बुध ग्रह लेता है। पृथ्वी 365 दिन 1/4 समय लेता है। और शुक्र ग्रह इसको जुड़वा कहा जाता है पृथ्वी का, क्योंकि आकार में व्यास में लगभग समान है। और इसको शाम का या सांझ का और भोर का तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को, वीनस को। तो ये बच्चों याद रखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों के ऊपर। ये देखो सोल, जिस तरीके से सूर्य की भारत में पूजा की जाती है, देवता माना जाता है, तो पौराणिक रोमन कहानियों में ये जो सोल है ना, इसको सूर्य देवता का नाम दिया गया है। वो सूर्य देवता का नाम दिया गया सोल। ओके, हमारे पास 8 ग्रह हैं। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है। वो सबसे ज्यादा उपग्रह शनि ग्रह के हैं। पहले जुपिटर के थे, लेकिन अब शनि के हो गए, क्योंकि दिन प्रतिदिन खोज होती रहती है, तो ये अपडेट होते रहते हैं। तो ये पुरानी पीडीएफ है, तो इसमें अपडेट नहीं किया हुआ है, तो उससे आप अपडेट कर लेना। जिस प्रकार से आपके घर का मुखिया कौन होता है? आपके पिताजी। उसी प्रकार से सौर मंडल का जो मुखिया है वो क्या है? सूर्य है। इसका खुद का अपना ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है, और इसकी ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है कि इसके नज़दीक कोई भी चीज़ जाएगा भस्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसका तापमान होता है, 6000 डिग्री केल्विन। और इसका खिंचाव बल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से ये अन्य जो ग्रह है उसको बांधे रखता है, उसको परिक्रमा कराता रहता है। और पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका क्रम याद रखना, बुध शुक्र पृथ्वी एक क्रम है। पहले बुध आएगा सूर्य से, सूर्य के नज़दीक सबसे करीब जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। फिर उसके बाद आपका पृथ्वी शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। अब देखो जियोलॉजी आपने सुना होगा। जियोलॉजी, जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जियोलॉजी। और मैट्रिया का अर्थ है मापन, पृथ्वी का मापन। तो पृथ्वी के मापन से संबंधित अध्ययन करते हैं तो जियोमेट्रिया कहलाता है। और जियोड्स यानी पृथ्वी का कार्य की अगर हम अध्ययन करते हैं तो जियोड्स कहलाएगा। तो पृथ्वी का कार्य किस प्रकार का है? जियोड प्रकार का है। अब खगोल शास्त्री कौन होते हैं? खगोल शास्त्री कौन होते हैं? जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो ये वो होते हैं जो खगोल विज्ञान का अध्ययन करते हैं, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे, तो प्राचीन भारत में उन्होंने क्या करा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते। तो उन्होंने बताया कि जो ग्रह और चंद्रमा है ये परिवर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं, ना कि इनकी अपनी खुद की ऊष्मा है, ऊर्जा है। ओके, अब ये देखो इनकी अपनी कक्षा होती है ग्रहों की, तो ऑर्बिट्स कहलाते हैं कक्षा इंग्लिश में। और जो ग्रह है ये दीर्घ वृत्ताकार में क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी भी दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा करता है। जब सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उसको उपसौर कहा जाता है। ये जनवरी के महीने में होता है, 3 से 4 जनवरी। और जब सबसे दूर होता है तो अपसौर कहलाता है। ये जुलाई के आसपास होता है, 3-4 जुलाई के आसपास। ये भी आपको याद रखना, पूछा जाता है 3 या 4 जनवरी के आसपास सबसे नज़दीक होता है क्या? पृथ्वी सूर्य के। और 3 या 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होता है पृथ्वी सूर्य की। तो ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रति सेकंड। तो 8 मिनट में यानी लगभग 500 सेकंड में पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती है। तो जब आती है तो 500 सेकंड को जब आप 3 लाख के किलोमीटर से जब गुना करेंगे तो आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे उसको, तो 15 करोड़ की वैल्यू आएगी। तो 15 करोड़ किलोमीटर क्या है? दूर है पृथ्वी से। अभी हमने पढ़ा ना कितना किलोमीटर दूर है पृथ्वी से? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, अब हम पृथ्वी की बात करते हैं। मून के बारे में बात कर लिया हमने कि मून क्या है। ये उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह क्या होते हैं?
कृत्रिम भी होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का वो एक प्राकृतिक उपग्रह है और इसका खुद का प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी से देखते तो हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही होती है, इस वजह से। उसी प्रकार से चंद्रमा से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो वो भी पृथ्वी हमारा चमकेगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी को। ये पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूर्य से नज़दीकी, करीब के मामले में, नज़दीकी के मामले में, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? पृथ्वी। ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास ये चपटी होती है पृथ्वी, और भूआब आकृति इसकी जियोट प्रकार की आकृति है, ये याद रखना है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, और पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि ऑक्सीजन। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह बन जाता है। तो अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सैन्य तापमान है और विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो कि विभिन्न जीवों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेते, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं, और नाइट्राइट और नाइट्रेट भी डायरेक्ट नहीं बनते हैं। इसमें विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं और जीवों का इसमें योगदान होता है। तो ऑक्सीजन जो 21% है और नाइट्रोजन जो है हमारे पास वो 78% है। बाकी 1% में अन्य गैसें आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। फिर अक्रिय गैसें भी है जिसमें हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, और जो रेडन है, रेडन भी एक प्रकार की गैस है, लेकिन वो वायुमंडल में ना होकर के धरातल पर पाई जाती है, धरती के नीचे पाई जाती है। जब भी भूकंप आता है तो रेडन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। रेडन वो सबसे भारी गैस होती है अन्य गैसों की तुलना में। रेडन इसलिए पृथ्वी के नीचे पाई जाती है, न कि ऊपर। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रेडन गैस भारी होती बाकी अन्य गैसों की तुलना में, और जो ऊपर उड़ जाएगी वो हल्की होगी। तो सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना दे रखा हो तो हीलियम। ये क्वेश्चन पूछे जाते जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो नोट्स जरूर बना लेना साथियों, मित्रों, बच्चों, जो भी इसका नोट जरूर बना लेना। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते, जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर पहला कदम रखा 21 जुलाई 1969 को। अपोलो मिशन था 11, वो सफल हुआ था। कई सारे अपोलो मिशन किए गए थे जिसमें अपोलो 11 मिशन था, वो सफल हुआ था। 3 व्यक्ति गए थे तो जिन्होंने कदम रखा था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, पृथ्वी पर 2/3 सतह पानी है। 2/3 का अर्थ है यानी 66.5% के आसपास पानी है, और इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धरती पर पृथ्वी पर जो पानी है ये नीला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश से जो किरणें आती है वो कई रंगों से मिल करके बनी होती है। तो जब ये पृथ्वी पर आती है तो वायुमंडल में जो कण मौजूद होते हैं ये छितर जाती है, और सबसे ज़्यादा जो कलर छितरता है वो वायलेट कलर है। तो नीला कलर छितरता है, जिसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है, और उस नीले की वजह से उसकी जब परछाई इसमें जल स्रोतों पड़ती है तो नीली प्रतीत होती है। तो इसी प्रकार से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ओके, अब चंद्रमा के बारे में भी हमने जान लिया, और कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो जैसे इनसैट, IRS, एडुसैट, इनको संचार को संपन्न करने के लिए निर्माण किया जाता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट को, ताकि हमारा संचार यानी कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। तो इसको आपको करंट अफेयर से अपडेट करना होगा कि इसरो है और भी अन्य जो संस्थान हैं कौन कौन से सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है, को कंपनी कौन सी है और उसकी क्या खासियत है, क्यों, उद्देश्य क्या उसका, यह आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ना कि इसमें जो लिखा हो केवल वहीं तक सीमित रह जाना है, क्योंकि आप 6 क्लास के बच्चे नहीं हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सैटेलाइट जब लॉन्च होता है तो रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाता है, और रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ। तो जो रॉकेट होता है वो पृथ्वी पर वापस गिर जाता है, और जो सैटेलाइट होता है वो कुछ इस प्रकार से अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और पृथ्वी की जो है वो परिक्रमा करने लगता है। ओके, और 2 प्रकार के भी सैटेलाइट होते हैं। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, और एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऐसे कुछ होता है। ओके, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
चंद्रमा का हमें केवल एक ही पार्ट दिखाई देता है। कभी सोचा आपने कि चंद्रमा जो है उसमें हमें दाग दिखाई देता है ना? देखा होगा आपने, चंद्रमा जो है उसमें हमें दाग दिखाई देता है। एक्चुअली वो दाग नहीं, वो परछाई है, क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमा जो सूर्य पृथ्वी की करती है तो लगभग समान है। 27 दिन में ये अपनी घूर्णन भी कर लेती है और साथ ही साथ ये 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर भी लगा लेती है, परिक्रमा भी कर लेती है। तो इसी वजह से हमें एक पार्ट दिखाई देता है, और जब पूर्णिमा होता है तो हमें वो परछाई यानी वो दाग हमें नजर आता है। और बहुत सारी इसके ऊपर कहावतें भी बनाई गई है। चांद में दाग है, सुंदरता से इसकी तुलना भी की गई है। तो काफ़ी सारे किंवदंतियों में इसका उल्लेख है, जिक्र है। आगे हम बढ़ते, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? जो आपका जुपिटर और मंगल ग्रह उसके बीच में एक पट्टी पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह की वो पट्टी है। और ये पृथ्वी से बड़े भी हो सकते हैं, आकार में छोटे भी हो सकते हैं। और मंगल बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, इनकी अपनी कक्षा है। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, क्योंकि ये ग्रहों के अवशेष हैं। बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, और उन्होंने अपने स्थिति जो है जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच में पा ली। उल्का पिंड जो है यानी मेट्रोज, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और जब ये पृथ्वी के संपर्क में आती है तो ये पृथ्वी पर गिरने लगती है, और जो वायुमंडल में जो विभिन्न कण वण मौजूद हैं तो उससे घर्षण करके काफ़ी तेजी से गिरते हैं, तो घर्षण करके इसमें प्रकाश उत्पन्न होता है जो हमें चमकती हुई नजर आती है। तो इसी को ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। यही टूटता हुआ तारा है, टूटता हुआ तारा इसी को ही कहा जाता है, टूटता तारा। और आप विश मांगते हैं, तो सोचो कि यह विश आपकी वो पूरी होती है और कैसे हो सकती है? लॉजिकली आप सोचोगे तो आपको हंसी आएगी। और जब ये वायुमंडल पूर्ण रूप से जल जाता है तो भस्म हो जाता है। जब पूर्ण रूप से नहीं जलता है तो ये धरातल पे जब पृथ्वी के गिरती है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और वहाँ पे क्रेटर के रूप में गड्ढा कर देता है। फिर आप बात करते हैं आकाशगंगा की। तो मैंने बताया था कि सौरमंडल, तो आकाशगंगा में कई सारे सौरमंडल हो सकते हैं, और कई सारे आकाशगंगा मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करती है, यानी यूनिवर्स का निर्माण करती है। तो सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है, प्रकाश की एक बहती नदी है। क्योंकि प्राचीन भारत के जो लोग थे उन्होंने कल्पना की कि आकाश में बहती हुई ये गंगा, इसलिए इसको आकाश गंगा कह दिया गया कि इसको गैलेक्सी होती है। गैलेक्सी है, इंग्लिश में इसको गैलेक्सीज कहा जाता है, गैलेक्सी। ओके। और ब्रह्मांड में कई लाखों गैलेक्सी है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और ब्रह्मांड जो है अज्ञात है। ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। अज्ञात है, ये ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। बिग बैंग के सिद्धांत के बारे में आप पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासों में, खासकर 11वीं क्लास में। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या था कि ब्रह्मांड एक पहले आपका गोला हुआ करती थी, बिल्कुल संघनित रूप में। जब इसकी सीमा खत्म हो गई गोले के रूप में बने रहने की, तो इसमें महाविस्फोट हुआ, और उससे विस्फोट होकर के कई अवशेष टुकड़ों में इधर उधर छितर गए, जिससे गैसों का निर्माण हुआ, गैसों से तारों का, तारों से फिर विस्फोट होकर के फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों के बाद जो उसमें अवशेष जो बच गए वो कुछ उल्का पिंड बन गए, कुछ क्षुद्र ग्रह बन गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके आकार की हमें कोई जानकारी नहीं ब्रह्मांड की कि कितना बड़ा है। और ये जो ब्रह्मांड देखो ये है हम, ठीक है, पृथ्वी के अंदर हम, फिर ये पृथ्वी, फिर सौरमंडल जो पृथ्वी जो सौरमंडल का पार्ट है, सौरमंडल आकाशगंगा का, और आकाशगंगा ब्रह्मांड का पार्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट डिस्कस इन दिस चैप्टर। और ये देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, तो आप आसानी से इसको करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, फायदा होगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया इसको आप आसानी से कर जाएंगे। जैसे कि देखो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, मैंने बताया था आपको शुक्र ग्रह। इसी प्रकार से और भी अन्य क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हैं, और जो जो मैंने बताया था उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, मेरी गारंटी है। जो मैंने बताया, जिस तरीके से बताया, क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने ये स्किप कर दिया दूसरा चैप्टर तो आपको मैप समझने में दिक्कत होगी, और जीपीएस को समझने में, और आईएसटी क्या होता है, उसके अलावा जीएमटी क्या होता है, किस प्रकार से समय का तिथि का निर्धारण होता है, आप नहीं समझ पाएंगे। और विभिन्न लोकेशंस की, विभिन्न देश कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ये आप पता नहीं लगा सकते। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप ही सभी का सपोर्ट से ही इस चैनल को बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चैनल क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो मेरी आपसे विनती है, जो पढ़ने वाले नहीं भी हैं तो इनको उनके पास ज़रूर भेजें जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन उनके पास 500 रुपये भी नहीं होते कोर्स खरीदने के लिए, तो ज़रूर उनके पास भेजें। मैं उसको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अभी मैं वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर, नोट्स बना रहा हूँ। तो अगर नोट्स में जब मैं पूरा बना लूँगा तो डेफिनेटली आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा। ओके, अभी के लिए इतना ही। आप सभी को जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।